जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मुलाकात हो रही है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रूल नंबर 36 के बारे में दोस्तों। इससे लास्ट वीडियो में हमने रूल नंबर 35 के बारे में बात की थी, 34 के बारे में बात की थी। ये सब रूल्स जो है आपकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा था कि दो टाइप की पनिशमेंट होती है। पहली होती है आपकी माइनर पनिशमेंट, दूसरी होती है आपकी मेजर पनिशमेंट। ठीक है, माइनर पनिशमेंट किन केसेस में दी जाती है? जब कोई गलती, छोटी मोटी गलती हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम पे आप नहीं आए या कोई और का गलती कर देते हैं, तब आपको माइनर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, मेजर पनिशमेंट कब दी जाती है? जब कोई बड़ा डिसिप्लिन में लैप्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, उनको मार देते हैं, कुछ भी इस तरीके का कोई काम करते हैं, तो आपको मेजर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब हमारे भारत का कानून ना एक बहुत अच्छा रूल जो है वो बनाया हुआ है। वो ये है, इस रूल को बनाने के पीछे के रीज़न भी है दोस्तों। ठीक है, रूल ये बोलता है आपका कि जब भी किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी तो उस व्यक्ति को एक बार मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपना पक्ष भी रख सके। ठीक है, कि वो किस तरीके से जो है उस इंसिडेंट को देखता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कांस्टेबल है, ये जो है अपने सीनियर ऑफिसर को जो है, असिस्टेंट कमांडेंट को ही मान लो, इनको थप्पड़ जो है मार देते हैं। ही स्लैप हिज ऑफिसर, राइट। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली असिस्टेंट कमांडेंट बोलेगा कि भाई आपको जो है डायरेक्टली मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ और आप जाओ, घर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कभी भी कोई भी ऑफिसर जवान के ऊपर कोई भी कार्यवाही करता है, कोई भी पनिशमेंट देता है, तो हमेशा जवान को एक बार मौका जरूर दिया जाएगा कि भाई वो अपनी साइड का भी जो है पक्ष रख पाए दोस्तों। यही रूल 36 के अंदर जो है दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, इस रूल को हम क्या बोलते हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी गुनाहगार को जो है मौका देते हैं अपना पक्ष रखने का, तो उस रूल को बोला जाता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि एग्जाम में आए ना आए, बट पूरा का पूरा इंडिया जो है इसी रूल के ऊपर चलता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देखिए, चाहे आप जुडिशरी उठा के देखिए या फिर कोई भी डिपार्टमेंट जिसके अंदर जो ऑफिसर, जेसीओज वगैरह जो भी काम करते हैं, वो सब जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यानी किसी व्यक्ति को सजा अगर दी जानी है तो उस व्यक्ति से जो है पूछा जाएगा कि आप जो है इस गुनाह को किस तरीके से देखते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, बोलते हैं कि हाँ तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। तो ये वही चीज़ है कि बताओ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ठीक है, या कि आपने ये गलत काम किया है नहीं किया है, ताकि अगर हम किसी व्यक्ति को सज़ा दे रहे हैं तो उसको ऐसा ना लगे कि ये तो जो है मेरे से बड़े रैंक में थे, अफसर थे, इसलिए मुझे सज़ा दे दी दोस्तों। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल 36 जो है क्या बोलता है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। ठीक है, मेजर पेनल्टीज को इम्पोज करने के रिगार्डिंग जो है रूल है आपका। क्या बोलता है? नो मेजर पेनल्टी अंडर रूल 34(6-10) कैन बी इम्पोज ऑन एनी एनरोल्ड मेंबर विदाउट कंडक्टिंग अ प्रॉपर इंक्वायरी। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई भी जवान किसी ऑफिसर के साथ जो है, मान लीजिए कोई बदतमीज करता है, कुछ भी करता है, ऑफिसर उसको डायरेक्टली सजा नहीं दे सकता। ठीक है, प्रॉपर जो है सजा देने से पहले एक एनरोल्ड मेंबर के ऊपर जो है एक प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि जो उस इंक्वायरी को कर रहा है या जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उनको अगर लगता है कि हाँ गलती तो की है, अफसर को थप्पड़ तो मारा है, ठीक है, तो उस केसेस में जो है इंक्वायरी के दौरान जो है या तो खुद से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी और व्यक्ति को बना सकते हैं। सिंपल से इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक यूनिट है जिसके हेड जो है आपके कमांडेंट है। ठीक है, उसी यूनिट में दो व्यक्ति हैं, एक है आपका मान लो व्यक्ति ए और दूसरा है मान लीजिए सब इंस्पेक्टर कोई रैंक का बंदा, इसका नाम है बी। ठीक है, ए व्यक्ति जो है बी को थप्पड़ मार देता है। अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली बी जाएगा कमांडेंट के पास कि सर इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसको नौकरी से निकालो, ऐसा नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा? कमांडेंट जो है या तो खुद से इंक्वायरी करेंगे कि भाई देखेंगे कि क्या कुछ सीन है, भाई क्यों इसने थप्पड़ मारा, पूछेंगे ऐसे भाई क्या ऐसे हालात थे कि आपने इसको स्लैप किया, आपने आपके साथ के जो सब ऑफिसर हैं उनको। या फिर क्या बोलेंगे, अगर कमांडेंट के पास टाइम नहीं होगा तो ये किसी और व्यक्ति को जो है इस इंक्वायरी के लिए अपॉइंट करेंगे। वो व्यक्ति जो है असिस्टेंट कमांडेंट हो सकता है, डेप्यूटी कमांडेंट हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतने सारे केसेस डेली हो रहे हैं, कमांडेंट किस किस का केस देखेगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को जो है अपॉइंट वो कर सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें रूल नंबर 36 सब क्लोज 2 में क्या बोलता है? इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ कंडक्ट द इंक्वायरी देन ऑल द रेफरेंसेस टू द इंक्वायरी अथॉरिटी इन सब रूल 7-18 शैल मीन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगर कमांडेंट खुद से इंक्वायरी करता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का वर्ड जहाँ पे आएगा तो वही आपका इंक्वायरी अथॉरिटी बन जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दोनों जो लाइन आपको बताई जस्ट मैंने, इसका क्या मतलब है? ये रूल इंश्योर करता है फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। इसका क्या मतलब हुआ? अब ऑब्वियसली जब किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, सामने से आप उसको पूछ रहे हो कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा उसको जो है सजा दे दी। ठीक है, मेजर पेनल्टीज लाइक डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिमोशन, पे रिडक्शन कैन
नॉट बी इम्पोज डायरेक्टली, ठीक है। किसी को आप ऐसे ही नहीं नौकरी से निकाल सकते कि बोल दोगे कि चलो भाग जाओ घर, अब तुम्हें जो है कुछ नहीं देंगे हम, या जो भी बेनिफिट्स है कुछ नहीं देंगे, जाओ सीधा, ठीक है। तो उसके लिए जो है प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, और प्रॉपर जो है चार्जेस जो है वो वेरीफाई होने चाहिए कि हाँ अगर इस व्यक्ति ने कोई गलती की है तो क्या जेन्युइनली वो गलती हुई भी है या नहीं हुई है, ठीक है। इंक्वायरी कैन बी डन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ और बाय द अपॉइंटेड ऑफिसर, ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। इफ द, ये मतलब पूरा जो है इसकी समरी है, जो भी मैंने ये 2 लाइन टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है ना उसी की समरी है प्रॉपर। और इन शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो बिफोर इम्पोजिंग एनी मेजर पेनल्टी द मेंबर मस्ट गेट अ फेयर चांस थ्रू अ फॉर्मल इंक्वायरी, यानी कि किसी के ऊपर भी अगर जो है इंक्वायरी, किसी के ऊपर मेजर पेनल्टी अगर लगानी है तो प्रॉपर जो है पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। अब ये रूल है ना, जो ये जब आप एग्जाम में जाके जब देखोगे आप प्रॉपर जो है CISF रूल 2001 का PDF देखोगे, कम से कम 5 से 6-7 पेजेस के अंदर दिया हुआ है, सारे सेक्शन को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। उतने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पेपर में से 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी जो है वो जो है किस रूल के अंदर दिया हुआ है, CISF रूल्स के अंदर। तो याद रखना है, सिंपल रूल नंबर 36 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है। दूसरा जो है आगे जो है सैलरी के ऊपर आ सकता है कि इंक्वायरी अथॉरिटी कौन होगी कौन नहीं होगी, वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, मेजर पेनल्टीज़ के ऊपर अप्लाई होता है रूल नंबर 34, 6 to 10, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, CISF AC LDC के अगर आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, स्टडी फंडा की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एक टेस्ट ऑलरेडी इसमें हो चुका है, दूसरा टेस्ट आपका February 1 को होने वाला है दोस्तों। प्रॉपर UPSC के पैटर्न में हम ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। अगर आप दिल्ली या नियर बाई एरिया में रहते हो तो स्टडी फंडा के ऑफिस में संडे को आके जो है आप टेस्ट दे सकते हो 1 February को। नेक्स्ट टेस्ट आपका 15 फरवरी को होगा और उससे अगला जो है 22 फरवरी को होगा, ठीक है। इसी में आपकी जो है वीकली टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए जो हम टॉपिक देते हैं, ताकि आपको वीक में जो है टेस्ट के बाद जो है प्रैक्टिस करने का जो है कंटेंट मिलता रहे। और साथ में एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट भी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आने वाले टॉपिक्स की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसमें से कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली टॉपिक भी आपका एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं अभी आपका सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो 31 रूल नंबर 31 सब क्लोज 1 में क्या बोला है, इंक्वायरी इज मैंडेटरी, ठीक है। किसी को भी आप मेजर पेनल्टी दोगे, इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। नो मेजर पेनल्टी कैन बी गिवन विदाउट अ प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई भी मेजर पेनल्टी विदाउट प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कांस्टेबल है, उसने एक सीरियस थेफ्ट के केस में फंस गया मान लो, तो उसको डायरेक्टली आप डिसमिस नहीं कर सकते, इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। 36 सब क्लोज 2 क्या बोलता है, हु कंडक्ट द इंक्वायरी, इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या तो खुद करेगी, कमांडेंट साहब खुद करेंगे, या फिर जो है एक इंक्वायरी ऑफिसर जो है यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। अब याद रखना है, इंक्वायरी ऑफिसर कैन बी कमांडेंट, कैन ऑल्सो बी डेप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कोई भी हो सकता है जिसको कमांडेंट जो है ये अपॉइंटमेंट जो है करेंगे इंक्वायरी के लिए, ठीक है। कमांडेंट अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इंक्वायरी। उसके बाद आता है 36 रूल सब क्लोज 2A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि 36 सब क्लोज 2A इज रिलेटेड टू, तो याद रखना है सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस के रिगार्डिंग जो है ये रूल जो है बनाया हुआ है। इन सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस कंप्लेंट्स कमिटी इटसेल्फ एज अ इंक्वायरी अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे फीमेल स्टाफ कंप्लेंट्स ICC कमिटी इन्वेस्टिगेट और ट्रीटेड एज फॉर्मल इंक्वायरी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है फीमेल्स का स्टाफ है, ठीक है, उन्होंने कंप्लेन की है कि सर फलाना व्यक्ति जो है ये गलत काम करता है हमारे साथ, ठीक है। तो ICC जो आपकी कमेटी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इसको बोलते हैं, वो खुद से ही इन्वेस्टिगेट करेगी सारे मैटर को और प्रॉपर एक फॉर्मल इंक्वायरी करेगी। नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 36 सब क्लोज 3 फ्रेमिंग द चार्जेस। फ्रेमिंग द चार्जेस का क्या मतलब होता है, ये ना प्रॉपर आप देखोगे इस रूल के अंदर ना सारी चीज़ लीगल उसमें चल रही है अभी, ठीक है। लीगल उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हो गया व्यक्ति A, ठीक है, जो गुनाहगार है, ठीक है, इसको हम डिफेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन है आपके दूसरे व्यक्ति B, ये आपका इंक्वायरी ऑफिसर है। देन है आपका सबसे बड़ा अफसर इसमें कमांडेंट साहब, ये जो है आपके कौन है, ये इंक्वायरी ऑफिसर वो होगा जिसको कमांडेंट अपॉइंट करेगा। ये जो है कौन से है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो सबसे बड़ी है आपकी, ठीक है। तो ये वर्ड आगे सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे आता है आपका इसमें क्या बोलता है, फ्रेमिंग द चार्जेस। अथॉरिटी मस्ट प्रिपेयर, अथॉरिटी यानी कि जो इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या प्रिपेयर करना है, आर्टिकल ऑफ द चार्ज कि किसी व्यक्ति के ऊपर A के ऊपर जो है क्या क्या एलिगेशन लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ द एलिगेशंस, जिस व्यक्ति ने एलिगेशन का स्टेटमेंट लगाया, इसमें एक नाम और लिख लो यहाँ पे, ये नाम लिख लो D, ठीक है। A ने D को जो है स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पे D जो है क्या बोलेगा, एलिगेशन के जो भी स्टेटमेंट है वो देगा यहाँ पे।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सारे के सारे होने चाहिए। लिस्ट ऑफ विटनेस के सारे लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा है एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर 15 डेज विदाउट लीव, ठीक है। मान लीजिए ए है, अब ये थप्पड़ वाला भी केस हो सकता है और भी काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं अलग अलग। तो इस केस में मान लो 15 दिन की छुट्टी पे है लेकिन लीव नहीं ली उस बंदे ने, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, आर्टिकल ऑफ चार्ज क्या हो गया आपका, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर 15 डे विदाउट लीव। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन क्या हो जाएगी कि 15 दिन से काम पे नहीं आया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे कि इसका जो है रजिस्टर देख लो सर, ये आया नहीं है ड्यूटी के ऊपर, ठीक है। 36(4) क्या बोलता है, चार्ज शीट टू एक्यूज्ड, कॉपी ऑफ द चार्जेस, एविडेंस लिस्ट, टाइम टू सबमिट, रिटर्न डिफेंस। इसका मतलब क्या क्या है, चार्ज शीट टू डिफेंस एक्यूज कौन है यहाँ पे, ए हमारा एक्यूज यहाँ पे, ठीक है। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक मिनट, ये इसको लाल रंग से रखते हैं, यहाँ पे डी को जो है वो कर देते हैं, ठीक है। चार्ज शीट टू द एक्यूज यानी कि जो ये व्यक्ति है 15 दिन तक नहीं आया है, ए व्यक्ति इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये काम पे नहीं आ रहा है 15 दिन से, तो कॉपी ऑफ चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है, ये वाला कि 15 दिन से एब्सेंट है। एविडेंस लिस्ट, रजिस्टर डेली कि भाई डेली रजिस्टर में हाजिरी होती है, ये बंदा आ ही नहीं रहा है, ये देखो खाली रजिस्टर पड़ा है इसका। टाइम टू सबमिट रिटर्न डिफेंस, ए को मौका दिया गया कि भाई क्या बोलना है आपका, आप 15 दिन से नहीं आए हो, क्या बात सच है नहीं है, ठीक है, आपका क्या मानना है इस बारे में, आप अपना डिफेंस बताओ, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल गेट 10 डेज टू रिप्लाई द चार्ज। अब इसको जो है बोल दिया कि ये चार्जेस उस पर लगाएं कि तू 15 दिन से ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, क्या बात सच है नहीं है, जो भी है 10 दिन का टाइम तुझे दे रहे हैं अपने इस जो चार्ज तेरे ऊपर लगाया गया है उसके संदर्भ में जो है रिप्लाई करना है तुझे, ठीक है। रूल नंबर 36 सब क्लोज 5 डिफेंस स्टेटमेंट। अब ए जो है अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट बोलेगा, इफ़ चार्जेस एडमिटेड, अगर ये बोलता है कि हाँ सर मैं 15 दिन से जो है काम पे नहीं आया हूँ, अगर उसने इसको एडमिट किया तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली क्या डिसाइड करेगी कि हाँ भाई इसको क्या सज़ा देनी है क्या नहीं देनी। अगर ये चार्जेस डिनाई करता है कि नहीं सर ये गलत बात है, मैं तो आया था, हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति आया हो, रजिस्टर में एंट्री ना की हो, कोई और रीज़न रहा हो, ठीक है। तो अगर इसने चार्जेस एडमिट किए तो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी कौन आपका, ये वाली जो अथॉरिटी आपके कमांडेंट साहब डायरेक्टली सज़ा दे सकते हैं इसको। अगर ये बोलता है कि नहीं सर मैं इन चार्जेस को डिनाई करता हूँ कि मैं तो आया था बट किसी और रीज़न की वजह में रजिस्टर में एंट्री नहीं कर पाए, तो पूरी इंक्वायरी जो है स्टार्ट होगी यहाँ से, ठीक है। ये आपका डिफेंस का स्टेटमेंट हो गया। फिर आता है रूल नंबर 36C, रिकॉर्ड सेंड टू द इंक्वायरी ऑफिसर, ऑल डॉक्यूमेंट डिफेंस रिप्लाई विटनेस लिस्ट सेंड टू द इंक्वायरी ऑफिसर। अब इस केस में ना काफ़ी लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो मदद करते हैं आपस में मदद इन द सेंस इंक्वायरी ऑफिसर की मदद करते हैं। कमांडेंट साहब है यहाँ पे, इन्होंने जो है एक इंस्पेक्टर हैं उनको जो है इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है। तो जितने भी जो है रिकॉर्ड जो है वो सारे के सारे इंक्वायरी ऑफिसर को भेजे जाएंगे। किसको, इंस्पेक्टर को। क्या रिकॉर्ड हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है जहाँ पे डेली अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। आपका डाटा हो सकता है, कोई भी डाटा रिगार्डिंग जैसे पंच होता है ना कि आज ऑफिस में जो है वो अटेंडेंस पंच हो सकता है, वो हो सकता है। कम इन टाइम आउट गोइंग टाइम जो है वो हो सकता है। सारा का सारा डाटा जो है डिफेंस ने क्या रिप्लाई किया है सब कुछ जो है आईओ को, इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा जाएगा, ठीक है। 36 सब क्लोज 7 क्या बोलता है, पर्सनल हियरिंग, एक्यूज मस्ट अपीयर बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर विद इन 10 वर्किंग डेज, ठीक है। कमांडेंट साहब ने इंस्पेक्टर को जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो है बनाया है यहाँ पे। तो जो एक्यूज है जिसके ऊपर दोष लगाया गया है ऑफिस ना आने का 15 दिन तक, ठीक है, उसको जो है 10 दिन के भीतर जो इंस्पेक्टर साहब आईओ के सामने जो है पेश होना होगा, ठीक है। डिफेंस असिस्ट, एक्यूज्ड कैन टेक हेल्प ऑफ एनी सीएसओ मेंबर एज डिफेंस असिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, मैक्सिमम 3 पर केसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्यूज जो है बोल सकता है कि सर मैं डेली ऑफिस आया था, राम श्याम और राधे श्याम जो है ये मेरे 3 मददगार हैं, आप इनसे पूछ सकते हो कि मैं ऑफिस आया था नहीं आया था, ठीक है। कांस्टेबल जो है चूज़ कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जो उसको डिफेंड करे कि हाँ सर ये आया तो था, मैं इसकी गवाही देता हूँ, ठीक है, एज अ गवाह। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 36 सब क्लोज 9 से 10 तक, प्ली ऑफ गिल्टी। इफ़ एक्यूज प्लीड गिल्टी आईओ रिकॉर्ड नो नीड फॉर लॉन्ग ट्रायल। अब सीधी सी बात है यहाँ पे पूरा खेलना, जब तक आपका जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो व्यक्ति ए है जो ऑफिस में नहीं आ रहा है, जब तक ये हाँ नहीं भरता ना कि हाँ जी मैंने तो ये काम गलत काम किया है या मैं नहीं आया ऑफिस में, इसके हाँ के ऊपर है। जैसे ही वो हाँ हो जाएगी वहीं पे ट्रायल खत्म, वो सीधा सजा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे चार्जेस एडमिटेड के टाइम पे भी, अब चार्जेस ने एडमिट नहीं की, फिर प्रोसीजर पूरा स्टार्ट हो रहा है, फिर आके प्ली ऑफ गिल्टी के ऊपर आ गई बात। अगर यहाँ पे भी ये बोल दे कि हाँ सर मैंने मुझसे गलती होगी, तो आईओ क्या करेगा, सारे के सारे जो है रिकॉर्ड जो है पूरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज देगा कि ये लो जी हाँ इसने एडमिट कर लिया, ठीक है। अगर ये बोलता है कि नहीं, ठीक है, रूल नंबर 36 सब क्लोज 11-12 में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्यूज कैन डिमांड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्यूज अभी भी अड़ा हुआ है, मतलब अगर इन केस अगर ये
गिल्टी मान लेता है अपने आप को तो कोई ट्रायल के आगे फर्दर कुछ नहीं होगा, सिंपल इसको सजा देंगे और खत्म करेंगे काम, ठीक है। अगर एक्यूज चाहे तो वो बोल सकता है गवर्नमेंट को कि सर डॉक्यूमेंट शो करो, डॉक्यूमेंट कैसा शो करो कि रजिस्टर दिखाओ कहाँ पे मैं नहीं आया, ठीक है। बट आईओ कैन रिफ्यूज इट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। अब एक कांस्टेबल को रजिस्टर क्यों दिखाएं, हो सकता है ना भाई कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर दे वो किसी और के साथ, तो सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट में जो है आईओ बोल सकता है कि भाई हम आपको रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है। फिर आता है आपका रूल सब क्लोज 15 से 18, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, ठीक है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूसेस विटनेसेस, एक्यूज्ड कैन क्रॉस एग्जामिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस विटनेसेस, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान देना है आपको, ए व्यक्ति है ये आपका एक्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सामने आईओ है, इंक्वायरी ऑफिसर है, और एक है आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये व्यक्ति वो है जो बता रहा है आईओ की कि भाई साहब ये ए नाम का व्यक्ति ये टाइम पे नहीं आता, इसका ये चीज़ें, तो ये सारे के सारे जो हैं एलिगेशन बेसिकली आईओ को बता रहा है ए के बारे में, ठीक है। अब ए जो है इससे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई साहब आप बताओ कि आपने मुझे देखा था ऑफिस में, आया नहीं आया, आप कैसे बोल सकते हो। उसके बाद बोलते हैं एक्यूज कैन प्रेजेंट हिज ओन विटनेसेस, ठीक है। एक्यूज बोल सकता है कि सर मैं अपना जो है खुद का विटनेस लाऊंगा जिसने मुझे देखा है मैं ऑफिस आया हूँ नहीं आया हूँ, ठीक है। कैन बी एक्स पार्टी इफ एक्यूज डज नॉट अपीयर, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है शुभम नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब शुभम जो है इसके बिहाफ पे जो है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने आ सकता है, ए के सामने, अगर वो नहीं आया है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 विटनेसेस टेस्टिफाई थेफ्ट एक्यूज क्रॉस एग्जामिन, ठीक है। अब 3 अलग अलग लोग आए, तीनों ने बोला कि भाई हाँ जी ए नाम का जो व्यक्ति है वो ऑफिस नहीं आया लगातार, ठीक है, हम इसको टेस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पे केस कोई भी हो सकता है कि ये 15 दिन तक ऑफिस नहीं आया, हो सकता है इसने चोरी की है, हो सकता है इसने अपने सीनियर को थप्पड़ मारा है। तो तीनों व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ सर हमारे सामने इसने थप्पड़ मारा, तो टेस्टिफाई करेंगे इस इंसिडेंट को। एक्यूज क्रॉस एग्जामिन, अब ये जो व्यक्ति इसके ऊपर जो है दोष लगाए गए हैं ये बोल सकता है कि भाई साहब आपने कब देखा मुझे थप्पड़ मारते हुए बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके सबसेक्शन 15 से 18 के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है आपका 36 सेक्शन 19 इंक्वायरी रिपोर्ट, आईओ सबमिट रिपोर्ट कंटेनिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ए था, एक्यूज था ये व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे आईओ था आपका, और यहाँ पे जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो आपके कमांडेंट साहब है जिसने आईओ को लगाया था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें होगी, आईओ को सब कुछ पता चल गया है भाई क्या दोष है क्या एलिगेशन सब कुछ। अब आईओ क्या करेंगे कि डिटेल रिपोर्ट बना के आपके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कमांडेंट साहब के सामने भेजेंगे। क्या भेजेंगे, चार्जेस कि भाई साहब ए नाम का जो व्यक्ति है इसने जो है चोरी की है। डिफेंस यानी कि ए नाम का जो व्यक्ति है उसके केस में जो डिफेंस जो उसके सपोर्ट में है कि चोरी की है नहीं की है जो भी है। एविडेंस, क्या क्या प्रूफ है चोरी किए के, सीसीटीवी फुटेज है, रजिस्टर में एंट्री है, कुछ भी। फाइंडिंग द रीजन, अगर इंक्वायरी ऑफिसर को कोई रीज़न लगता है कि हाँ चोरी की है, उसके पीछे का जो भी रीज़न है ये सब कुछ जो है फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, कमांडेंट को, ठीक है। अब आएगी बात फाइनल डिसीजन की, सारी चीज़ समझा दी आईओ ने कमांडेंट को कि भाई साहब ये चीज़ें थी, इस पे एलिगेशन है, फलाना ठिकाना जो भी है सब कुछ बता दिया। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी, कमांडेंट साहब अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट और डिसएग्री विद द आईओ। अब अगर इनको लगता है, कमांडेंट साहब को अगर लगता है कि आईओ साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि बात ठीक है जी जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, या बोलेंगे नहीं सर मैं आपकी जो है इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, गिव रिपोर्ट कॉपी टू द एक्यूज, फाइनल कॉपी जो है एक्यूज को मिल जाएगी कि भाई साहब आईओ ने इंक्वायरी की, ये केसेस आपके ऊपर लगे थे, तो ये जो है इनकी फाइनल रिपोर्ट है आईओ की, ठीक है। टेक्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक्यूज से पूछेंगे कि आप सेटिस्फाई हो इससे, तो कहीं ना कहीं जाके तो आदमी बोलेगा ना कि हाँ सर हुआ है ये चीज़, ठीक है। फिर लास्ट में आपका निकलता है 36 सेक्शन 22 पेनल्टी ऑर्डर, अथॉरिटी कैन डायरेक्टली इम्पोज, ठीक है। जो आपका कमांडेंट साहब हैं वो डायरेक्टली जो है या तो माइनर पेनल्टी देंगे या मेजर पेनल्टी देंगे, नो सेकंड चांस टू आर्ग्यू पनिशमेंट, ठीक है। अब ऑलरेडी जो है पूरा प्रोसीजर फॉलो हो चुका है, यहाँ पे सारे के सारे गवाह बयानात सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो सीधा कमांडेंट साहब या तो माइनर पेनल्टी देंगे या मेजर पेनल्टी देंगे, दोनों में से एक देंगे। क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि अगर दोषी नहीं होता तो पहले ही माफ़ कर देते, छोड़ देते पहले ही। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, जब सारी ट्रायल हो गया सब कुछ हो गया तो मतलब लास्ट में आके दोषी साबित हुआ ना, तो क्या करेंगे, तो माइनर पेनल्टी देंगे या मेजर पेनल्टी देंगे, दोबारा जो है कोई मौका नहीं मिलेगा कि चलो आ जाओ इंक्वायरी फिर से करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये है दोस्तों आपका कंप्लीट सेक्शन 36। प्लीज़ जाके इसको एक बार रूल्स के अंदर पढ़ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। बहुत इजी वे में आपको कन्वर्ट करके मैंने समझा दिया है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ताकि मुझे जस्टिस मिल सके, मुझे पता चल सके कि मैं आपके लिए जो कंटेंट बना रहा हूँ आपको वो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट
रूल की वीडियो में। और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत क्लोज आ चुका है। मेरी कोशिश ये रहेगी नेक्स्ट 10 से 12 दिन के अंदर सारे के सारे रूल जो है मैं ख़त्म कर दूँ। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपको करानी है। तो सपोर्ट करते रहिए कमेंट्स के अंदर, प्लीज़ शो योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।